सितमगढ़ एक सुंदर सा गांव था। गांव में बद्री प्रसाद नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके 2 जवान बेटे थे, बड़ा बेटा दीपक और छोटा बेटा मनोज। दीपक बहुत ही मेहनती था। वो दिन रात अपने पिता के साथ खेतों में पसीना बहाता था। लेकिन मनोज उससे बिल्कुल अलग था। मनोज बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, उसे खाना पकाने का बहुत शौक था। खासकर मटन बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन आलस की वजह से वो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। एक सुबह बद्री प्रसाद हमेशा की तरह खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था और दीपक उसका सामान उठा रहा था। तभी बद्री प्रसाद की नजर सोते हुए मनोज पर पड़ी। दीपक, देख जरा अपने छोटे भाई को। सूरज सिर पर आ गया है, लेकिन इसके ठाठ तो देखो, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। आखिर ये कब सुधरेगा? पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि उसका स्वभाव कैसा है। मैं हूं ना आपके साथ खेत का सारा काम संभालने के लिए। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तू तो बहुत भला है दीपक, लेकिन मुझे मनोज की चिंता सताती है। कब तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा? जिंदगी सिर्फ खाने और सोने का नाम नहीं है। एक ना एक दिन तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी। पिताजी, मनोज दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा आलसी है। जब सही समय आएगा वो भी सब समझ जाएगा। चलिए अब हम खेत की तरफ चलते हैं, नहीं तो धूप बहुत तेज हो जाएगी। दीपक की बात सुनकर दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। दोपहर के समय जब दोनों धूप में थककर चूर हो चुके थे, तब मनोज हाथ में खाने का डिब्बा लिए बहुत आराम से खेत पर पहुंचा। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि बद्री प्रसाद और दीपक की भूख और बढ़ गई। अरे पिताजी, अरे भैया, आप दोनों तो बस काम में ही डूबे रहते हैं। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। देखिए, आज मैंने आप दोनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। खाना तो वाकई बहुत लाजवाब बना है मनोज। तेरे हाथ का ये स्वाद पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। लेकिन बेटा, सिर्फ अच्छा खाना बना लेने से पेट नहीं भरता। जिंदगी चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। अरे पिताजी, आप भी हर वक्त कमाने धमाने की बातें लेकर बैठ जाते हैं। जब घर में सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो इतनी धूप में पसीना बहाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ कि आप भी आज का काम यहीं छोड़ो और आराम करो। मनोज, पिताजी सही कह रहे हैं। खेती में बहुत मेहनत लगती है। अगर तू भी हमारा थोड़ा सा हाथ बटाएगा तो पिताजी को आराम मिल जाएगा। जरा सोच, कब तक तू ऐसे ही बिना कुछ किए बैठा रहेगा? भैया, आप और पिताजी मिलकर खेत संभाल तो लेते हैं। मेरे आने से वहां सिर्फ भीड़ बढ़ेगी, काम नहीं। और वैसे भी मुझे मिट्टी में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस रसोई में शांति से बैठना अच्छा लगता है। मनोज, आज तेरे पास समय है, इसलिए तू इन बातों को मजाक में उड़ा रहा है। लेकिन याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब मुश्किलें आती हैं तब इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। भगवान ना करे कि कभी ऐसा दिन आए कि तुझे अपनी इस लापरवाही पर पछताना पड़े। पिताजी, आप तो खामखाई इतना भावुक हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग आराम से खाना खाइए। मैं जरा पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में आराम करता हूँ। दिन बीतते गए और मनोज का आलस वैसे ही बना रहा। एक रात अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए। सितमगढ़ गांव में ऐसी भयंकर बारिश शुरू हुई जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बेमौसम बारिश ने बद्री प्रसाद के खेतों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पूरी फसल पानी में डूबकर खराब हो गई। इस सदमे को बद्री प्रसाद बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर में खाने के लाले पड़ गए और दवाइयों का खर्च अलग से सामने आ खड़ा हुआ। पिताजी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। मनोज, ओ मनोज, जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर ला। भैया, बाहर तो बहुत ज्यादा कीचड़ है, मैं कैसे जाऊं? और पिताजी को अचानक क्या हो गया? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। तू अभी भी अपने आराम की सोच रहा है? बाहर देख, हमारे सारे खेत बर्बाद हो चुके हैं और पिताजी इस सदमे को संभाल नहीं पा रहे हैं। जल्दी जा। दीपक की डांट सुनकर मनोज पहली बार डर गया और दौड़कर वैद्य जी को लेकर आया। वैद्य जी ने बद्री प्रसाद की जांच की और कहा, दीपक बेटा, बद्री प्रसाद को बहुत गहरा सदमा लगा है। इन्हें तुरंत महंगी दवाइयों की जरूरत है जो शहर से आएंगी। और हाँ, इन्हें किसी भी तरह की चिंता से दूर रखना होगा। वैद्य जी, आप जो भी दवाइयाँ कहेंगे मैं लेकर आऊंगा। बस आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। हमारे पास उनके अलावा और कोई सहारा नहीं है।
ये लो पर्चा, लेकिन याद रहे ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और हर हफ्ते तुम्हें इतनी ही दवाइयाँ लानी होंगी। वैद्य जी के जाने के बाद दीपक और मनोज कमरे से बाहर आए। मनोज का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, लेकिन वो अब भी चुप था। दीपक ने अपने आंसू पोंछे और मनोज के सामने खड़ा हो गया। मनोज, तुमने सुना ना वैद्य जी ने क्या कहा? अब हमारे पास बैठकर रोने का समय नहीं है। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। हमें तुरंत काम की तलाश करनी होगी। मैं आज ही गांव के बाजार जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। भैया मैं बाजार जाकर क्या करूँगा? मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है, और इस हालत में पिताजी को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। आप ही जाइए, मैं घर पर रहकर पिताजी की देखभाल करूँगा। देखभाल करेगा या फिर से सोएगा? खैर, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। दीपक घर से तो निकल गया, लेकिन उसके मन में गहरी चिंता थी। बारिश के कारण पूरे गांव में मंदी का माहौल था। दीपक एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। आखिर में थक हार कर वो गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मदन नाम का एक आदमी अपने छोले कुलचे के ठेले पर अकेला बहुत परेशान था। ग्राहकों की भारी भीड़ थी और मदन अकेला संभाल नहीं पा रहा था। दीपक तुरंत मदन के पास गया। मदन भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपके ठेले पर बहुत भीड़ है और आप अकेले परेशान हो रहे हैं। क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अरे दीपक भाई, तुम तो बद्री प्रसाद जी के बेटे हो ना? तुम खेतों में काम करने वाले लोग यहाँ ठेले पर बर्तन मांजने और मसाले मिलाने का काम कैसे करोगे? ये तुम्हारे बस का नहीं है। मदन भाई, वक्त एक जैसा नहीं रहता। हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और पिताजी घर पर बीमार हैं और वैद्य जी ने बहुत महंगी दवाइयाँ लिखी हैं। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। बस मुझे नौकरी पर रख लीजिए। देखो दीपक, तुम्हारी मजबूरी देखकर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम कल से ही काम पर आ जाओ। तुम्हें कुलचे गर्म करने होंगे, ग्राहकों को प्लेट देनी होगी और बर्तन साफ करने होंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें महीने के सिर्फ 3,000 रुपए ही दे पाऊंगा। इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। मदन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल घड़ी में आपने मेरी मदद की, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कल सुबह समय से पहले ही ठेले पर पहुंच जाऊंगा। दीपक खुश तो था कि उसे काम मिल गया, लेकिन 3,000 रुपए की रकम बहुत कम थी। वो भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि मनोज रसोई में बैठकर आराम से बचा हुआ खाना खा रहा था। मनोज, मुझे मदन के छोले कुलचे के ठेले पर नौकरी मिल गई है। कल सुबह से मैं काम पर जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। चलो, अब हमारे घर में पैसे आने लगेंगे। वैसे मदन भाई तुम्हें कितने पैसे दे रहे? 3,000 रुपए महीना। क्या? सिर्फ 3,000 रुपए? भैया, इतने पैसों में तो इस महीने की दवाइयाँ भी पूरी नहीं आएंगी। फिर घर का राशन और बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे? तुम्हें मदन भाई से थोड़े ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। मनोज, पूरे गांव में इस वक्त किसी के पास काम नहीं है। मदन भाई ने अपनी तरफ से मेरी मदद की है। और तुम जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने आज दिन भर में क्या किया? क्या कहीं काम ढूंढने की कोशिश की? भैया, मैंने कहा ना कि मुझे बाहर का कोई काम नहीं आता, और वैसे भी कोई मुझे इतनी आसानी से नौकरी पर नहीं रखेगा। आप ही समझदार हो, इसीलिए आप काम कर रहे हो। मैं तो बस घर संभाल रहा हूँ। अगले दिन से दीपक सुबह जल्दी उठकर मदन के ठेले पर जाने लगा। वो दिन भर तवे के सामने खड़ा रहता और बर्तन साफ करता। महीना खत्म होने पर जब मदन ने उसे 3,000 रुपए दिए, तो दीपक सीधे वैद्य जी की दुकान पर गया। वैद्य जी, ये पूरे 3,000 रुपए हैं। कृपया मुझे पिताजी की इस पूरे महीने की दवाइयाँ दे दीजिए। दीपक बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। इस महीने कुछ नई दवाइयाँ भी जोड़ी हैं, क्योंकि बद्री प्रसाद की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं है। कुल बिल 3,500 रुपए हुआ है। तुम्हारे पास तो 500 रुपए कम है। वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। मैं पूरे महीने मदन के ठेले पर दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर मुझे ये 3,000 रुपए मिले। मेरे पास इस वक्त एक भी रुपया और नहीं है। कृपया मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। मैं अगले महीने आपके 500 रुपए चुका दूंगा। ठीक है दीपक, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैं ये दवाइयाँ दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगले महीने तुम्हें पूरे 3,500 और ये पुराना उधार चुकाना होगा। दीपक दवाइयों का थैला लेकर घर की तरफ चल पड़ा। उसके पास अब घर का राशन खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं बचा था। जब वो घर पहुंचा तो मनोज दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहा था।
क्योंकि घर में आटा और दाल पूरी तरह खत्म हो चुके थे। भैया आप आ गए। राशन का सामान कहाँ है? घर में आज रात पकाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मनोज, मैं हार गया। मेरी पूरी सैलरी पिताजी की दवाइयों में ही खत्म हो गई। बल्कि मैं तो वैद्य जी का 500 रुपए का कर्जदार और बन गया। मेरे पास अब राशन के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। भैया आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। अगर आप ही रोने लगेंगे तो इस घर को कौन संभालेगा? कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। क्या रास्ता निकलेगा मनोज? मैं अकेले इस घर का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर तुम अब भी चुपचाप बैठे रहे और आलस में वक्त गवाते रहे तो हम सब भूखे रह जाएंगे। कुछ करो मनोज, भगवान के लिए कुछ करो। रात भर घर में चूल्हा नहीं जला। दीपक भूखे पेट ही थकान के कारण सो गया, लेकिन मनोज की आंखों से नींद गायब थी। उसे अपने भाई की लाचारी बार बार याद आ रही थी। अगले दिन सुबह बद्री प्रसाद ने मनोज को अपने पास बुलाया। बद्री प्रसाद की आंखों में आंसू थे और आवाज में गहरा दर्द था। हाँ पिताजी कहिए, आप आराम से लेटिए। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मैं कैसे आराम करूं मनोज, जब मैं देख रहा हूं कि मेरा बड़ा बेटा एक एक पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ रहा है और मेरा छोटा बेटा जिसके हाथों में इतना हुनर है वो सिर्फ अपने आलस के कारण सब कुछ बर्बाद होते देख रहा है। पिताजी मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे खेती नहीं आती और बाजार में कोई मुझे काम नहीं देगा। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता मनोज। भगवान ने तुझे खाना बनाने की अद्भुत कला दी है। जब तू मटन पकाता है तो उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला खिंचा चला आता है। क्या तू अपने इस हुनर का इस्तेमाल अपने भाई और इस बूढ़े बाप को लाचारी से निकालने के लिए नहीं कर सकता? पिता के मुंह से ये बात सुनते ही मनोज को शर्मिंदगी महसूस हुई। पिताजी, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दीजिए, जो आज तक आपकी और भैया की तकलीफ को नहीं समझ पाया। मैं वादा करता हूं पिताजी, अब मैं एक पल के लिए भी नहीं बैठूंगा। मैं और भैया मिलकर इस घर की दशा बदलेंगे। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। शाम को जब दीपक थका हारा मदन के ठेले से वापस लौटा तो मनोज ने दीपक को बिठाया और उसके सामने अपनी योजना रखी। भैया अब बहुत हो गया। अब आप मदन भाई के ठेले पर 3000 रुपए के लिए काम नहीं करेंगे। मैंने एक फैसला किया है और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसा फैसला मनोज? और तू अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है? घर में राशन का एक दाना नहीं है, हम नई योजनाएं कैसे बना सकते हैं? भैया पिताजी ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे पास जो खाना बनाने का हुनर है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। हम दोनों मिलकर गांव के चौराहे पर मटन कुलचा का ठेला लगाएंगे। पूरे गांव में छोले कुलचे तो सब बेचते हैं, लेकिन मटन कुलचा कोई नहीं बेचता। मनोज, तेरी बात तो सही है। तेरे हाथ के मटन का स्वाद लाजवाब है, लेकिन ठेला लगाने के लिए बर्तन, कोयला, कुलचे और सबसे जरूरी चीज मटन खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। भैया हमारे घर में जो पीतल के पुराने और बड़े बर्तन रखे हैं हम पहले उनका इस्तेमाल करेंगे। और पैसों के लिए मैंने अपनी वो चांदी की चेन सोनार के पास गिरवी रख दी है जो मुझे नानी ने दी थी। उससे मुझे 5000 रुपए मिले हैं। ये देखिए पैसे। मनोज, तूने नानी की दी हुई चेन गिरवी रख दी? लेकिन अगर ये काम नहीं चला तो? भैया जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? मुझे अपने स्वाद पर पूरा भरोसा है और मुझे आपके साथ पर भरोसा है। आप ठेला संभालना और ग्राहकों को देखना। रसोई का सारा काम मैं संभालूंगा। बोलिए भैया, क्या आप अपने इस भाई का साथ देंगे? हाँ मनोज, बिल्कुल दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई आज जिम्मेदारी समझने लगा है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और पिताजी का सहारा बनेंगे। कल सुबह ही हम बाजार से सारा सामान लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भाइयों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मनोज के चेहरे पर अब आलस का नामो निशान नहीं था। दीपक और मनोज सुबह सुबह बाजार गए और 5000 रुपयों में से मटन, मैदा और ताज़ा मसाले खरीद लाए। घर आकर मनोज ने पूरी लगन के साथ मटन पकाना शुरू किया। मसालों की ऐसी सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी कि आस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर झांकने लगे। दोपहर तक दोनों भाइयों ने गांव के मुख्य चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगा दिया। ठेले पर एक साफ सुथरा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था स्पेशल मटन कुलचा। मनोज, खुशबू तो वाकई बहुत लाजवाब आ रही है, लेकिन दिल थोड़ा घबरा रहा है। दोपहर होने को आई है पर अभी तक एक भी ग्राहक हमारे ठेले की तरफ नहीं आया। लोग दूर से देखकर निकल जा रहे हैं।
भैया आप घबराइए मत, गांव के लोगों के लिए मटन कुलचा एकदम नई चीज है। छोले कुलचे तो लोग रोज खाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। आप बस आवाज लगाइए, बाकी का काम मेरे मटन का स्वाद खुद कर देगा। आइए भाइयों आइए, सितमगढ़ गांव में पहली बार गर्मा गर्म करारे कुलचे और जायकेदार मटन। एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। आइए भाइयों। दीपक की आवाज सुनकर गांव के जमींदार के मुंशी जी वहां से गुजरे। मटन की खुशबू सीधे उनके नाक तक पहुंची तो उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। उन्होंने उत्सुकता से ठेले के पास आकर बर्तनों में झांका। अरे दीपक, ये क्या नया तमाशा शुरू किया है? मटन कुलचा? मैंने तो आज तक सिर्फ छोले कुलचे ही सुने थे। ये मटन के साथ कुलचे का क्या मेल हुआ भला? मुंशी जी ये कोई तमाशा नहीं, मेरे हाथ का हुनर है। आप बस एक बार इस मटन की तरी के साथ गर्मा गर्म कुलचा खाकर देखिए। अगर आपको स्वाद पसंद ना आए तो मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, इतनी बड़ी बात। चल ठीक है, जरा एक प्लेट लगा, लेकिन याद रखना अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो पूरे चौराहे पर थूथू कर दूंगा। मनोज ने तुरंत फुर्ती दिखाई। उसने तवे पर मक्खन लगाया और कुलचे को एकदम करारा और सुनहरा होने तक सेका। फिर गर्मा गर्म मसालेदार मटन निकाला और प्याज के लच्छों के साथ सजी हुई प्लेट मुंशी जी के हाथ में थमा दी। मुंशी जी ने जैसे ही कुलचे का टुकड़ा मटन की गाढ़ी तरी में डुबोकर मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिना कुछ बोले लगातार खाते चले गए। अद्भुत मनोज बेटा, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटलों में भी नहीं चखा। मटन के मसाले एकदम अंदर तक रचे बसे और कुलचा मुंह में जाते ही घुल रहा है। वाह, मजा आ गया। मुंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तारीफ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसके 20 रुपए हुए। 20 रुपए? अरे स्वाद के आगे 20 रुपए कुछ भी नहीं है। ये लो 50 रुपए, बाकी के पैसे रख लो। और सुनो, शाम को जमींदार साहब की बैठक के लिए 5 प्लेट मटन कुलचा पैक करके हवेली भिजवा देना। साहब खुश हो गए तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। मुंशी जी के जाने के बाद देखते ही देखते मनोज के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई मटन कुलचे का स्वाद चखना चाहता था। मनोज लगातार कुलचे सेकता रहा और दीपक फुर्ती से प्लेटें लगाता रहा। शाम होने तक मनोज का बनाया सारा मटन और कुलचे पूरी तरह खत्म हो गए। दोनों भाइयों की आंखें खुशी से नम थीं। भैया देखिए, आज हमारी पहली ही दिन की सारी कमाई, सारे बर्तन खाली हो गए। मुंशी जी ने हवेली पर जो मटन भिजवाया था, जमींदार साहब को भी वो बहुत पसंद आया है। मनोज, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। तूने जो कहा था वो कर दिखाया। आज की कमाई से हम ना सिर्फ घर का राशन ला सकते हैं, बल्कि पिताजी के लिए वैद्य जी की महंगी दवाइयाँ भी बिना किसी कर्ज के खरीद सकते हैं। चल जल्दी घर चलते हैं, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों भाई बाजार से घर का ढेर सारा राशन और वैद्य जी की दुकान से महंगी दवाइयाँ खरीदकर घर लौटे। जब उन्होंने बद्री प्रसाद के सामने पैसे और दवाइयाँ रखीं, तो बद्री प्रसाद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मनोज का बदला हुआ रूप देखकर उनका आधा दुख तो वैसे ही दूर हो गया था। अब रोज सुबह होते ही मनोज आलस छोड़कर भट्टी सुलगाता और मटन बनाने की तैयारी करता और दीपक बाजार के काम संभालता। धीरे धीरे पूरे सितमगढ़ गांव में और आसपास के गांव में भी मनोज का मटन कुलचा मशहूर हो गया। दीपक बेटा, मनोज कहाँ है? आज सुबह से उसकी आवाज नहीं सुनी मैंने। पिताजी, मनोज तो सुबह 4 बजे ही उठ गया था। वो ठेले के लिए ताज़ा मटन और मसाले लेने शहर की मंडी गया है। अब वो 1 मिनट भी बेकार नहीं बैठता। देखिए ना, सिर्फ 2 हफ्तों में हमारे ठेले ने कितनी तरक्की कर ली है। दीपक, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मनोज ने अपने आलस को हरा दिया। पिताजी देखिए, आज मैं शहर से बहुत बढ़िया मसाले लेकर आया हूँ। आज हमारे ठेले पर और ज्यादा भीड़ होने वाली है। हाँ पिताजी, मनोज सही कह रहा है। अब तो गांव के लोग मदन के छोले कुलचे छोड़कर हमारे ठेले पर आने लगे हैं। कल तो जमींदार साहब ने खुद अपनी गाड़ी रुकवाकर मनोज के हाथ के मटन कुलचे की तारीफ की थी और हमें शाबाशी दी थी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में बद्री प्रसाद की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। वो अब खुद चलकर खेतों पर जाने लगे थे। हालांकि अब उन्हें खेती की कोई चिंता नहीं थी। दोनों भाइयों की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक शाम
मटन कुलचे के ठेले को समय से पहले बंद करके दोनों भाई घर लौटे, जहां बद्री प्रसाद उनके इंतजार में बैठे थे। आओ मेरे शेरों, बैठो। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस घर में कुछ महीने पहले खाने का एक दाना नहीं था, आज वहां चारों तरफ खुशहाली है। ये सब तुम दोनों की एकता और मेहनत का नतीजा है। पिताजी, ये सब आपकी दी हुई सीख के कारण हुआ है। अगर उस दिन आपने मनोज को भावुक होकर नहीं समझाया होता तो शायद आज भी हम उसी लाचारी में जी रहे होते। मनोज ने अपनी पूरी ताकत इस काम में झोंक दी। नहीं भैया, श्रेय तो आपको जाता है। अगर आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता और मेरे साथ खड़े होकर ठेले पर आवाज नहीं लगाई होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। और हाँ पिताजी, अब मैंने आलस करना पूरी तरह छोड़ दिया है। मेहनत का जो स्वाद है वो आलस में कहाँ। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि अगर परिवार में एकता हो और इंसान अपने हुनर को पहचानकर सही दिशा में मेहनत करे तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत और फूटी किस्मत को भी बदल सकता है। मुझे तुम दोनों पर नाज है। बद्री प्रसाद की बात सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे। सितमगढ़ गांव का वो छोटा सा मटन कुलचे का ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि दो भाइयों के प्यार, मेहनत और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।